नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से जुड़ी। जी हाँ, इस वक्त अगर हम देखें तो काफी लंबे समय के बाद में पीएमओ का जो एड्रेस है, जो कार्यालय का पता है, वो बदलने जा रहा है और इसके जरिए देश को नया पावर सेंटर मिल रहा है जिसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ, और जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर वो है देश के किसान यानी अन्नदाता से जुड़ी हुई, जिसको लेकर पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि देश का अन्नदाता सुरक्षित भी है और समर्थ भी है। दरअसल कांग्रेस जो है वो इस समय भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर कई सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है, और उन अफवाहों पर जवाब देते हुए पीयूष गोयल की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भी है देश का किसान और समर्थ भी है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर है और वो है बांग्लादेश से जुड़ी, जहां बांग्लादेश के किंग अब सामने आ चुके हैं, तारिक रहमान, जिनको इस वक्त बांग्लादेश की जो जनता है, बीते कल वहां पर मतदान हुआ और मतदान के बाद में वहां पर अब नतीजे भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो देश को नया पावर सेंटर मिलने जा रहा है सेवा तीर्थ, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर देश के किसान अन्नदाता से जुड़ी हुई, जहां पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि किसान जो है वो सुरक्षित भी है और समर्थ भी। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश के किंग बन चुके हैं तारिक रहमान। बताएंगे तीनों खबरों के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां देश की सत्ता और प्रशासनिक फैसलों का दशकों पुराना गवाह रहा साउथ ब्लॉक अब इतिहास बनने की कगार पर है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सरकारी कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ का औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। और ये बदलाव सिर्फ दफ्तर बदलने का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी माना जा रहा है। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए इस आधुनिक परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को एक साथ स्थापित किया गया, जो पहले अलग अलग जगहों पर बने हुए थे, जो कि अब पूरी तरह से एक स्मार्ट ऑफिस है। जहां सीधे तौर पर हम देखें तो हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा, पेपरलेस वर्क कल्चर के लिए डिजिटल आर्काइव्स और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम यहां पर मौजूद है। सेवा तीर्थ से कैसे सहयोग और समन्वय आगे आने वाले समय में बेहतर होगा और क्या है सेवा तीर्थ की खासियत, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री का नया ऑफिस सेवा तीर्थ। तो अब साउथ ब्लॉक को अलविदा कहा जा रहा है और सेवा तीर्थ की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर सेवा तीर्थ में 3 प्रमुख कार्यालय, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय, जो पहले अलग अलग जगह पर काम करते थे, लेकिन अब इन सभी को एक साथ एक ही जगह पर लाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और आज से इसका सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करते हुए आज नजर आएंगे, आज उद्घाटन करेंगे। और इस भवन परिसर की अगर हम बात करें तो इसका नामकरण भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आज औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिसका हर किसी को इंतजार है, लेकिन इसकी कई सारी खासियत है, क्योंकि पेपरलेस वर्क कल्चर होगा, जिसकी वजह से डिजिटल आर्काइव की सुविधा और इंटरनेट की स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो वहां पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जो लोग वहां पर काम करेंगे। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री का संबोधन भी आज होगा। पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और साथ ही परिसर में कैबिनेट सचिवालय भी इसमें शामिल है। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था में ये एक अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो पीएमओ का कार्यालय था वो 77 साल पुराना और जो अब कहीं ना कहीं इतिहास बनता हुआ नजर आएगा। आखिर कौन कौन से मंत्रालय है कर्तव्य भवन 1 और 2 में, वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय वहां पर रहेगा। धीरे धीरे करके ये जो कार्यालय हैं वो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले समय में। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये तमाम वो मंत्रालय हैं जो अभी अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये एक ही जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय,
सारे मंत्रालय जब एक ही जगह होंगे तो काम में और काम करने में काफी आसानी होगी। शिक्षा मंत्रालय भी आगे आने वाले समय में वहीं पर आपको नजर आएगा। इसके साथ ही जो संस्कृति मंत्रालय है वो भी वहीं पर शिफ्ट होगा। तो संस्कृति मंत्रालय के अलावा विधि एवं न्याय मंत्रालय भी वहां पर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी वहीं पर नजर आएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ये भी वहां पर शिफ्ट होगा। तो सीधे तौर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये सारे मंत्रालय आगे आने वाले समय में सेवा तीर्थ में शिफ्ट किए जाएंगे, जिससे कि जो काम करने का तरीका है वो और बेहतर होगा। सभी मंत्रालयों के बीच में जो समन्वय है वो भी और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और इन मंत्रालयों की अगर हम बात करें, सेवा तीर्थ की अगर हम बात करें, तो ये एक नहीं बल्कि कई सारी खासियत है यहाँ पर, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे। और साथ ही अगर हम देखें तो डिजिटली तौर पर भी और मजबूत होता हुआ इस चीजों की वजह से नजर आएगा। हाई स्पीड इंटरनेट भी मिलेगा, जो पेपर का काम है वो बिल्कुल ही कम कर दिया जाएगा, या यूं कहें कि खत्म भी हो सकता है, और सारी चीजें जो है वो डिजिटली आर्काइव की जाएंगी। तो इस तरह की कई सारी यहाँ पर खासियत भी हैं। लेकिन सीधे तौर पर किस तरीके से बेहतर समन्वय होगा एक बार वो आपको बताते हैं, क्योंकि सहयोग और समन्वय बेहतर होता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले समय में। डिजिटल रूप से इंटीग्रेटेड ऑफिस है ये, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और साथ ही केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। कई इमारतों में अभी तक ये जो मंत्रालय जो हमने आपको बताए वो अभी तक कई अलग अलग इमारतों में चल रहे थे, लेकिन अब आगे आने वाले समय में ये सभी मंत्रालय एक ही जगह पर सेवा तीर्थ में आपको नजर आएंगे। कार्य क्षमता में कमी और साथ ही समन्वय की चुनौती थी। नई व्यवस्था से इन तमाम जो चुनौतियां थी उनका समाधान होगा। पारदर्शी शासन पर सीधे तौर पर फोकस है सरकार का, और साथ ही कर्मचारी कल्याण को भी इसके जरिए बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसकी खासियत कई सारी, लेकिन खासियत क्या कुछ है एक बार विस्तार से वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर सेक्टर सीधे तौर पर सेवा तीर्थ की अगर हम खासियत की बात करें तो 4 स्टार ग्रेड रेटिंग के तहत इसको डिजाइन किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली यहाँ पर उपलब्ध है, साथ ही जल संरक्षण उपाय भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अपशिष्ट प्रबंधन समाधान यहाँ पर उपलब्ध है। उच्च प्रदर्शन वाली संरचनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, यानी कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर लगाया जा रहा है। निगरानी नेटवर्क जो है वो भी बढ़ा हुआ है और उन्नत सुरक्षा व्यवस्थाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये सेवा तीर्थ है, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, कई सारी खासियत है और एक एक करके सभी मंत्रालय जो है वो सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं कई सारा फायदा और जो असर है वो कामकाज पर आगे आने वाले समय में पड़ता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र, देखिए, जब इस पूरी परियोजना की परिकल्पना की गई थी तब ये सबसे केंद्र बिंदु ये था कि गवर्नेंस कैसे बेहतर हो, कैसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच जो तालमेल है वो और बेहतर हो और ज़्यादा स्पीड से काम हो सके, उस पर फोकस किया गया था। और हम, जैसा कि आप नामकरण से ही जानते हैं कि जनता की सेवा करना सबसे प्रमुख लक्ष्य इस सरकार का है। और आप इससे पहले के तमाम कदमों को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सत्ता में आने के बाद एक कदम ऐसे उठाए गए जिन्होंने सांकेतिक तौर पर सिर्फ नहीं बल्कि आप देखें कि जमीनी स्तर पर बदलाव इस तरह से लाया गया है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सबसे अधिक चिंता की गई है, उनको सबसे अधिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज हो, चाहे वो पीने का शुद्ध पानी हो, दशकों तक जिस बात की चिंता नहीं की गई थी वो सुनिश्चित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो गवर्नेंस बेहतर हो और इस गवर्नेंस का फायदा आम आदमी को मिले, बिल्कुल उस दिशा में हम देखते हैं कि कदम उठाए गए हैं। और आप देखिए कि इससे पहले याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को इससे पहले 7 RCR कहा जाता था, उसका नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग रखा गया था। तो ये भी एक तरह से सीधा संकेत था कि लोक कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। और अब हम जानते हैं कि जब नया प्रधानमंत्री कार्यालय मिलने वाला है और आप देखिए कर्तव्य भवन 1 और 2 में तमाम मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका गवर्नेंस पर बहुत बेहतर असर पड़ने वाला है। और पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की,
वो उसमें और तेजी से काम होगा। क्योंकि आप देखिए कि एक कर के बाद एक योजना है, किस तरह से उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई, जनता में जो लोग चुपचाप काम करते हैं उनके काम को पहचाना गया। पद्म पुरस्कार में आप देखिए अनसंग जो हीरो हैं किस तरह से उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देखिए कि समारोहों में जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको विशेष तौर पर बुलाया जाता है। याद होगी वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भवन का उद्घाटन करते हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग का, तो वहाँ काम कर रहे मजदूरों से मुलाकात करते हैं, जो कर्मयोगियों से बातचीत करते हैं, स्वच्छाग्रहियों से बातचीत करते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट तौर पर सरकार की जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उसको परिलक्षित करता है। तो ये भवन भी उसी का एक उदाहरण है। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इसकी खासियत तो कई सारी हैं। डिजिटल तौर पर भी मजबूत होंगे, पेपरलेस वर्क होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, आप प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम जो मंत्रालय यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं कि कई स्तर की एक सुरक्षा प्रणाली वहाँ पर विशेष तौर पर देखें तो इस पूरे जोन में ऐसे आधुनिक सिस्टम हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही न बरती जाए। लेकिन आप देखें कि ये जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था कि एक जगह पर सारे अहम मंत्रालय हों और गवर्नेंस पर इसका जो असर दूरगामी असर भविष्य में देखेंगे, उसका जो फायदा आम लोगों को मिलेगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम देखेंगे कि जब आधुनिक भवन है तो निश्चित तौर पर आधुनिक उसमें जो तमाम आप कहें कि चाहे वो सीसीटीवी हो या फिर वाईफाई हो या बाकी आप तकनीक के जो साधन हैं वो बेहतर देखेंगे, पेपरलेस कामकाज अधिकतर होगा, ये सब तो है ही। लेकिन उद्देश्य जो बहुत स्पष्ट तौर पर यही है कि विभागों में कोई फाइल अटके ना, जल्दी से जल्दी काम हो और एक दो तीन विभागों के बीच समन्वय वाले काम हो, उसमें समय की बर्बादी न हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये पूरी डिजाइन बनाई गई है और इसीलिए हम जानते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इसकी गवर्नेंस की स्पीड पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि गांव गरीब किसान के लिए उनकी सरकार सबसे प्राथमिकता से काम करती है और कैसे समाज के जो अंतिम पायदान के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज में रहते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का जल्दी से जल्दी त्वरित फायदा मिले। उस मिशन में, उस लक्ष्य में ये एक तरह से मददगार साबित होगा जो ये पूरी डिजाइन की गई है कर्तव्य भवन की, और जहां तमाम मंत्रालय एक साथ लाए गए। तो हम आज देखेंगे कि नया प्रधानमंत्री कार्यालय एक तरह से उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और आज हम जानते हैं कि एक कैबिनेट की बैठक भी है साउथ ब्लॉक में, निश्चित तौर पर जो हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक भी होती है, तो उस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी कि क्या महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। लेकिन इस तरह जो आप बता रहे थे कि जो तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं और गवर्नेंस में निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा आप आने वाले वर्षों में देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा तो इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे किसान हमेशा सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न योजनाएं और नीतिगत फैसलों के माध्यम से किसानों के कल्याण और समृद्धि को लगातार प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते में देश के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। आगे उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर बासमती चावल, फल, मसाले, चाय और समुद्री उत्पादों सहित कई भारतीय कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच मिलने की भी उम्मीद है और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने अपने संबोधन में आगे ये भी कहा कि सूती वस्त्र निर्यात के विस्तारित अवसरों के उपाय की मांग भी बढ़ेगी और कपास उत्पादों को भी सीधे तौर पर इसके लाभ होगा। और साथ ही पीयूष गोयल ने आश्वासन भी दिया है कि व्यापार समझौता निर्यात के नए अवसर पैदा करेगा और कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि और बेहतर कीमतों को सुनिश्चित करेगा। आपको एक बार सुनाते हैं। Every decision taken in the trade deal is in the best interest of Mahabharat and 140 crore Indians, including our farmers, our youth. I want to reassure all our farmers that your interests are fully secured today and will always be protected forever. The US trade deal will benefit our farmers with higher export of farm output and increased demand, leading to higher prices and continuous prosperity of our farmers. तो सीधे तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं समृद्धि और साथ ही किसानों को मजबूत करने पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो विपक्षी दल जो है वो लगातार किसानों को कमजोर करने जैसी अफवाहें फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। मुकुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष जो है वो लगातार कई सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से, जो कि नेता विपक्ष है, उनकी तरफ से संसद के अंदर कई तरीके के बयान भी दिए गए और कई तरीके की अफवाहें उड़ाई गई।
और उन सबको लेकर वो चौतरफा घिरे भी हुए हैं। और अब हाल ही में पीयूष गोयल की तरफ से और साथ ही शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जिस तरीके के बयान दिए गए और आरोप लगाते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आए चौतरफा इस समय राहुल गांधी घिर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। बिल्कुल कृतिका, देखिए सरकार ने हर एक पहलू जो है वो बहुत हम कह सकते हैं सरल तरीके से स्पष्ट किया है। यूएस की जो ट्रेड डील है, इसकी जो हमने देखा था फ्रेमवर्क जब जारी हुआ था, उसी में सारी चीज़ें जो हैं दर्शाई गई थी कि कैसे किसानों का जो हित है वो सुरक्षित रहेगा। और इस डील के मुख्य पहलू के तौर पर भी ये देखें, क्योंकि शुरुआत से ही जब इस डील की चर्चा शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि किसानों का जो हित है वो सर्वोपरि है। और उसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से अलग अलग बातचीत का जो दौर है वो लगातार चलता रहा। और जब इसका फ्रेमवर्क अब जारी कर दिया गया है, जो एक सहमति बनी, वहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो किसानों के कल्याण की बात की जाए, उनके फायदे की बात की जाए, वो लगातार इस ट्रेड डील में दिखाई हमें दे रही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की अगर हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कई बार राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या जिस तरीके से कोई भी नए प्रोजेक्ट की बात की जाए, नई डील होती है, उन लगातार इस बारे में वो सक्रिय होते हैं, लेकिन तमाम जो उनकी बातें हैं वो झूठी निकलती हैं। और उसी वजह से इस बार भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की बात की जाए जहाँ जो किसान है वो खुद इसको बेहतर बता रहे हैं, क्योंकि इसके चलते ना सिर्फ किसानों को जो हित है वो सुरक्षित होगा, दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे निर्यात के जो अवसर हैं वो ज़्यादा निकल के आएंगे। बासमती चावल की बात की जाए, फल की बात करें, मसालों की बात करें, कई ऐसी हमारे कृषि उत्पाद हैं जिसमें ना सिर्फ भारत सबसे ज़्यादा जिसका उत्पादन करता है बल्कि उनका निर्यात भी करता है। और इसके साथ साथ एक जब बड़ा बाजार मिलेगा, क्योंकि ना सिर्फ कृषि बल्कि इसके साथ साथ जब हम डेयरी क्षेत्र को भी देखते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, वहाँ भी बड़ा लाभ मिलेगा। और उसके चलते तमाम तरह की जो अटकलें थी, जो भ्रम था वो फैलाया गया कि किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र है या डेयरी क्षेत्र है वहाँ पे नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। पीयूष गोयल की अगर बात की जाए, जैसा उन्होंने बताया कि लगातार हमने कोशिश यही की जो किसानों का जो हित है कैसे उसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं, और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़े हैं। और एक नया बाजार जो है हम ये कह सकते हैं किसानों के लिए अब यहाँ सरकार जो है उनके किसानों के द्वार पर पहुँचाया है, जिससे ना सिर्फ जो कृषि क्षेत्र है वहाँ समृद्धि हमें दिखाई देगी बल्कि किसानों की जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और कोशिश सरकार की यही रही है कैसे किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। फिर चाहे हम एमएसपी की बात करें, जिस तरीके से लगातार उसमें वृद्धि की गई है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए सरकारों की अगर हम बात करें तो एमएसपी बहुत कम मिलता था किसानों को, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को नहीं मिल पाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देखा है किस तरीके से, क्योंकि कृषि और कल्याण जो है एक दूसरे से जब हम जुड़ा हुआ देखते हैं, किसानों के कल्याण की बात लगातार होती है और उसी की बानगी इस ट्रेड डील में भी नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष जो कि लगातार भ्रम फैलाने का काम यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। कृतिका, इसके साथ ही मुकुल, इससे पहले जबकि हम देख चुके हैं कि राहुल गांधी के बयान के बाद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बयान सामने आया तो उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को आईना भी दिखाया और 2013 में जो बाली समझौता हुआ था उसका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से उस दौरान भारत की तरफ से हस्ताक्षर कर दिए गए बाली समझौते में बिना किसानों के हित का सोचे। बिल्कुल कहते हैं, देखिए ना जाने कितनी ही बार राहुल गांधी को आईना दिखाया जा चुका है, लेकिन वो फिर मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और उसी तरह से लगातार कांग्रेस की भी अगर बात की जाए और भी कई जो नेता जो उनके साथ नज़र आते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ हम कह सकते हैं कि उनका ना सिर्फ अनुसरण करते हैं बल्कि कोशिश यही करते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। लेकिन पीठ पीछे देखा जाए तो कई नेता ऐसे हैं जो कि सरकार की जो तमाम नीतियाँ हैं उनकी वाहवाही भी करते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जिनका साफ ये कहना है कि राहुल गांधी जो है वो हमारी बात भी नहीं सुनते, ना ही हमसे सलाह लेते, जो कि काफ़ी जिनको अनुभव है। और ऐसे में देश के किसानों की अगर बात की जाए, अन्नदाता की अगर बात की जाए तो बेहद ज़रूरी कि जो अन्नदाता हैं जिनके कहीं ना कहीं अगर कृषि क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और खासतौर से संवेदनशील भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हम आयात शुल्क की बात करते हैं तो उसका सीधा असर किस तरीके से कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। तमाम बातों को सरकार जो है बहुत बेहतर तरीके से जानती है, परखती है। और उसके बाद किसानों को देखिए कई बार हमने देखा है स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि इस अगर कोई कदम हमने उठाया है तो इसके पीछे वजह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका क्या लाभ जो है वो किसानों को मिल सकता है। तो लगातार किसानों को फायदा देने का जो प्रयास है, सुविधाएं देने का प्रयास है वो सरकार कर रही है। हमने देखा है किस तरीके से कृषि में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बदल गया है। फिशरीज की हम बात करें, डेयरी सेक्टर की हम बात करें, ये अलाइड सेक्टर जो है वो काफ़ी मजबूती लगातार एग्रीकल्चर और हमारे जो किसान हैं उनको दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई और न्यूज़ मंच में फिलहाल इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।